Let us come to this question. It is simple again. डोमेन निकालने वाला सवाल है, लॉगरिथम है। यहाँ पर ये बेस 5 है, ठीक है। लॉगरिथम एग्जिस्ट होने के लिए उसका जो आर्ग्यूमेंट है ये 18x माइनस दिस, ये पॉजिटिव होना ज़रूरी है। I can write here it is x square minus 18x plus 77 less than 0 after manipulating with a minus sign. I can say यहाँ पर 7 into 11, 11 plus 7 is 18. Can I directly write here it is x minus 11 and here it is x minus 7. It is less than 0. उसका मतलब ये है कि 7 लेस दैन x लेस दैन 11, दिस विल बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ये डोमेन ऑफ द फंक्शन यहाँ पर अल्फा बीटा है। क्लियरली आई कैन से दिस इज योर अल्फा और यहाँ पर जो है बीटा होगा। अब अल्फा बीटा मिल गया, यहाँ से आधे से ज़्यादा आंसर तो मिल ही गया है। अब निकालना है गामा। गामा निकालने के लिए हमें इसका डोमेन लेना होगा। बताइए, यहाँ तो बेस कांस्टेंट था, हम बड़े खुश थे। यहाँ के बेस के बारे में बताइएगा क्या है। ये है x माइनस 1। क्या x 1 हो सकता है? क्या x नेगेटिव हो सकता है? क्या x 1 से छोटा हो सकता है? नो नो नो। x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर दैन 0, ये एक कंडीशन का यूज़ करना होगा। और यहाँ से जो फैक्टर्स है उसको हम देखें अगर, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। आई डोंट वांट टू राइट ऑल डिटेल्स डायरेक्टली, आई वांट टू मार्क ऑन द नंबर लाइन इफ यू अग्री। इफ यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड मार्किंग ऑफ दिस, रेफर योर नोट्स ऑफ फंडामेंटल सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। Even if you are not getting, call me on my number what I have gave. From this I can say यहाँ पर है ये -2 मार्क करिए, ये -1/2 यहाँ पर मार्क करिए, ये 1 होगा और यहाँ पर 2 होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हमें ये पॉजिटिव देखना ही होगा, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव वाला रीज़न ये है, ऑफ कोर्स ये और ये है, लेकिन हम इससे भी बांधे हुए हैं। वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, x ग्रेटर दैन 1 होना ही चाहिए। तो हम केवल यहाँ वाला पार्ट ही लेंगे, यहाँ वाले पार्ट में x ग्रेटर दैन 0 लेंगे, x पॉजिटिव लेंगे आई मीन, तो आई विल गेट x ग्रेटर दैन 2 है। यानी यहाँ से जो होगा इसके बारे में बात करें, अगर ये गामा डेल्टा गिवन है तो ये डेल्टा is tending to infinity. I can say that gamma is equal to 2 and delta is your infinity. Now I can say that ये जो values of alpha square, beta square, gamma square can easily be obtained. यहाँ पर 49 plus 144 evaluate करिएगा, यहाँ पर 4 होगा, तो you will get the result. I think you get this result as this. यहाँ पर 121 और यहाँ पर 44 और यहाँ पर 4. Yes, of course you are getting this result. 14, not 44, 49. So you are getting here it is 4 and 1, you are getting this is 7, 174. That is the answer. I hope now we have to go for the next question. Dear students, come to this chapter matrices. यहाँ पर इक्वेशंस को सॉल्व करके देखना होगा, और ये डिटर्मिनेंट्स वाला कॉन्सेप्ट हमने लिखा है, लेकिन हम कहेंगे ये मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स कंबाइन का यूज़ कर कर हम इसको सॉल्व करके बताएंगे। और यहाँ पर ये टफ वाला हमने डाला है, देखेंगे ये टफ है कि आपको इजी लगेगा। स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये टफ है, लेकिन एसजे सर कहते हैं कि ये इजी है, तो हम इसको इजी बना देंगे।
यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स और यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड, क्रैमर्स रूल, इन दो को हम हटा देंगे और हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करेंगे। जो बोर्ड एग्जाम में पढ़ते हैं वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम। अब ये जो मैट्रिक्स है इसका हम, ये जो इक्वेशंस है इसका हम मैट्रिक्स बना देंगे। ये मैट्रिक्स बना रहे हैं तो आई एम राइटिंग हियर इट इज 1 1 1 एंड 1 और यहाँ पर इट इज 1 2 4 और m और यहाँ पर इट इज 1 4 10 m square. Now I have to solve this. In order to solve, I will make this 0 and this 0. Yes, this is the method we have to follow in elementary row operations. I will make the rows in the form of, ये फॉर्म हम यहाँ पर बना रहे हैं, यहाँ पर 0 1 something something 0 0 1 and something. अगर ऐसा बन गया तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। लास्ट इक्वेशन से z इज इक्वल टू कुछ वैल्यू मिल जाएगी, वो पुट करेंगे तो हमें y और z यहाँ पर इक्वेशन मिलकर y की वैल्यू मिलेगी। फ्रॉम देयर आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x. सो दिस इज द वे वी आर हैविंग। ये प्रोसेस हम लेकर चल रहे हैं। ये प्रोसेस के लिए हम इसको 0 बनाना चाह रहे हैं। I will say apply R2 as R2 minus R1. Also, I can say R3 as R3 minus R1. ये दो 0 बनेंगे। अब चलिए देखेंगे, पहले रो में कोई चेंज नहीं है, पहला रो 1 1 1 1 है। आइए लिखेंगे 1 1 1 और यहाँ पर 1, और दूसरे रो में देखें तो ये 0 होगा, 1 होगा, यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर इट इज m माइनस 1, और तीसरे में देखेंगे 0 होगा और यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 9 होगा और ये m स्क्वायर माइनस 1 होगा। अब इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। अगर है तो उसका मतलब ये दो रोज आइडेंटिकल होना ही चाहिए। दो रोज के कोएफिशिएंट्स को हम निकालेंगे, जैसा कि यहाँ पर 1/3, जैसा कि यहाँ पर 3/9 और जैसा कि यहाँ पर m माइनस 1 डिवाइड बाई m स्क्वायर माइनस 1। पहला एक्सप्रेशन 1/3 है, दूसरा एक्सप्रेशन 1/3 है। और अगर देखें तीसरे एक्सप्रेशन के बारे में, अगर यहां पर देखें ये वैल्यू m इज इक्वल टू 1 है तब भी चलेगा, m इज नॉट इक्वल टू 1 अगर है तब क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई m प्लस 1 बनेगा। किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, 1/3 के बराबर होगा। यहां से हम लिख रहे हैं दैट इज डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे m प्लस 1। क्या मिली वैल्यू, 3 इज इक्वल टू m प्लस 1। क्या हुआ, m की वैल्यू 2। तो m की वैल्यू 2 मिल गई है और m की वैल्यू 1 मिली है। यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर r की वैल्यू के बारे में, m टेक्स 2 वैल्यूज अल्फा एंड बीटा। ये जो अल्फा की वैल्यू है ये 1 है, ये बीटा की वैल्यू है ये 2 है। नाउ आई हैव टू इवॉल्वेट दिस सम। लेट अस कम टू द नेक्स्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं सिग्मा दैट इज r पावर 1 प्लस यहाँ पर r पावर 2, और देख लीजिएगा यहाँ पर ये r की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक चल रही है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं r इज इक्वल टू 1 to 10। ये तो बड़ा सिंपल प्रॉब्लम बन गया। अगर आप एक्सपैंड करेंगे तो अगर हम यहाँ पर लिखे सेपरेट, ये r है, r इज इक्वल टू 1 to 10,
और यहाँ पर सेपरेट लिखिए r इज इक्वल टू 1 to 10, ये r स्क्वायर है। अगर आपको फॉर्मूले याद है, अगर आप सीक्वेंस सीरीज की शीट उठाकर देखें, अगर आप सीक्वेंस सीरीज का एनसीईआरटी लास्ट ईयर की टेक्स्ट उठाकर देखें तो वहां पर ऐसे सम दिखाई देंगे, ऐसे सम का आंसर आपको दिखाई देगा 10 into 11 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर 10 into 11 into 21 डिवाइडेड बाय 6। इसको इवॉल्वेट कर लेंगे आप तो आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। द टफ क्वेश्चन इज बिकमिंग इजी। Let us come to this once again, a problem of probability। ये probability का problem है। यहाँ पर 2 bags है। Bag 1 is containing, यहाँ पर लिखिएगा ये bag 1, यहाँ पर है 4 white balls and 5 black balls। Bag 2 है, इसमें क्या है, यहाँ पर it is containing n white balls है और 3 black balls है। What is happening now? one ball is transferred from bag 1 to bag 2। एक बॉल लिए और यहाँ पर ट्रांसफर करे, ये एक एम्बिग्विटी दिखाई दे रही है। बॉल लेकर ट्रांसफर कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, व्हाइट कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं या ब्लैक कर रहे हैं, ये पता नहीं चल रहा है। हम इसको दोनों को पॉसिबिलिटीज को लेकर चलना होगा। व्हाइट भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। आइए और आगे देखेंगे इस प्रॉब्लम में पूछ क्या रहा है। ये ट्रांसफर होने के बाद एक बॉल को ड्रॉ किया गया है और वो भी बैग B2 से, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द व्हाइट बॉल ये दी गई है, तो हमको यहां पर निकालना होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। ये कुछ इनवर्स प्रोबेबिलिटी की तरह है। ये इवेंट होने के बाद में n की वैल्यू निकालना होगा। आई कैनॉट से इनवर्स प्रोबेबिलिटी, आई कैन से अननोन की वैल्यू निकालना होगा। चलिए आइए यहाँ पर इस सिचुएशन को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर केस 1 बनाएंगे, यहाँ पर केस 2 बनाएंगे। केस 1 में यहाँ पर हम देख रहे हैं ये व्हाइट बॉल्स और ये ब्लैक बॉल्स, तो हम एक व्हाइट बॉल को ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या है, यहाँ से पहले ड्रॉ करना होगा, फिर वहां ट्रांसफर करना होगा। ड्रॉ करने के लिए 4 फेवरेबल है, 9 टोटल है। ये बॉक्स 1 से ड्रॉ करे और बॉक्स 2 में लेकर चले गए, तो यहाँ पर बॉक्स 2 में ऑलरेडी n+3 है, तो यहाँ से एक बॉल उधर चले गया तो ये n+4 होगा। और ये व्हाइट बॉल अगर गया है तो फेवरेबल बॉल यहाँ पर n+1 हुआ। ये है probability of drawing a white ball when box 1, when white ball is drawn from box 1 and transformed to box 2, again a white ball is drawn. Same way I have to go for the other possibility. Next time I go for the black ball. यहाँ पर ब्लैक बॉल्स है। आइए चलिएगा ब्लैक बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी वेरी सिंपल, 5/9। टोटल बॉल्स यहाँ तो n+3 है, एक ब्लैक बॉल भी आ गया है तो ये बन गया है क्या, n+4। अब हमें व्हाइट बॉल्स ड्रॉ करना होगा। ब्लैक बॉल आ गया है, ब्लैक बॉल 4 बन गए, व्हाइट बॉल तो n ही है, तो ये n है। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 29 डिवाइडेड बाई 45 के बराबर है। अब इसको इवॉल्वेट करना होगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं 9 1s 9 1s 9 5 45, ये जरा सा आसान अगर हो रहा है तो हम देख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आपको बनेगा 9n+4 और यहाँ पर है 5 इज इक्वल टू 29 इंटू n+4 और यहाँ से आप बॉल्स n की वैल्यू इवॉल्वेट कर दीजिएगा, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा n = 6। आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 9 36, 36 + 4 40, 40 × 5 80, वहां पर भी ऐसे ही कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाना चाहिए। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम फॉर मी। व्हेन आई taught this in the class,
many of students got flat on this approach, on this terminology, on this length of focal chord. यहां पर फोकल डिस्टेंस का भी यूज होगा. आइए चलिएगा, S इज द फोकस ऑफ द फोकल कॉर्ड है ऑफ दिस पैराबोला. इससे हमको पता चल रहा है ये 4a लिखे तो a इज इक्वल टू 3. ये पहला है. ये पैराबोला ड्रॉ कर रहे हैं हम. यहां पर हम देख सकते हैं ये PSQ पैराबोला है और यहां पर S इसका फोकस है. मान लीजिएगा ये है आपका फोकस, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है. अब बताइएगा हम अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखें, अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे तो क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स को हम लिख सकते हैं at स्क्वायर कामा 2at, a का मतलब 3 है, 3t स्क्वायर कामा 6t, और q के कोऑर्डिनेट्स भी हम लिख सकते हैं 3/t स्क्वायर और -6/t. ये हो गया. ये सबको मालूम होना चाहिए. फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टी, वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी, T1 T2 इक्वल टू -1. आइए चलिए अब हम यहाँ पर फोकल डिस्टेंस लिखेंगे. SP का डिस्टेंस कितना होगा? दैट इज a प्लस at स्क्वायर होना ही चाहिए. यहाँ पर प्रॉबिलिटी में, यह क्वेश्चन में a इक्वल टू 3 है तो आई कैन राइट 3 प्लस 3t स्क्वायर, नॉट 3 प्लस 3t स्क्वायर. ऐसा ही SQ भी लिख सकते हैं हम, वो भी ऐसा ही होगा 3 प्लस 1/3t स्क्वायर. तो यहाँ पर 3 प्लस 3/t स्क्वायर ये हो गया है. इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है? 147. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं a इज इक्वल टू 3 है तो हम 3 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर और यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में t स्क्वायर और इज इक्वल टू 147 डिवाइड बाई 4 है. अब इसको सॉल्व कर कर t की वैल्यू निकाल लीजिएगा. I want to give you this as a homework. और आगे चलेंगे. अब एक प्रॉपर्टी पर हम यहाँ पर ध्यान देंगे. t की वैल्यू निकालना ये तो अल्जीब्रिक सिंप्लीफिकेशन है. अगर t की वैल्यू नहीं निकल रही तो मुझसे मिलिएगा, मैं निकाल के बता दूंगा. लेकिन अब ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है, इस पर ध्यान दीजिएगा. ए सर्किल है विच इज PQS डायमीटर. बताइएगा एक सर्किल जो PQS डायमीटर कहां पर टच करेगी, कहां पर इंटरसेक्ट करेगी? नोट्स देखिए, शीट देखिए, डायरेक्ट्रिक्स दिखाई देगा. अगर आप ये सर्किल ऐसे ड्रॉ करेंगे तो यहां से जो डायरेक्ट्रिक्स है ये डायरेक्ट्रिक्स को कहीं ना कहीं टच करेगी. ये अब उसका मतलब क्या है, यहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये इसके सेंटर पर होना चाहिए. हमको मालूम है ये टच कर रही मतलब ये टेंजेंट हो गया है और यहां पर हमको दिखाई दे रहा है इसके हिसाब से ये x इज इक्वल टू -3 है. अब रेडियस निकल गया तो सफिशिएंट है. सेंटर निकालना होगा. You will get the circle, you will get the radius. एक मेथड नहीं, मल्टीपल मेथड्स है. आई कैन से दैट ये PQ इसके लिए डायमीटर होगा. क्यों होगा? अगर ये सर्किल है यहां टच कर रही है तो डेफिनेटली यहां पर 90 डिग्री तो बनेगा ही बनेगा. तो हम यहां पर देख सकते हैं ये PQS डायमीटर से आप डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्किल का यूज करके निकालिए या नहीं तो सेंटर और रेडियस का निकालिए. दो के लिए भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा. यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको कष्ट देना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा. वहाँ पर आंसर निकालने में पेशेंस चाहिए. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी में फंस जाओगे, आंसर नहीं निकलेगा. दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट आई कैन से मैथमेटिक्स ब्लीड्स मेनी टाइम्स. बी केयरफुल.
आइए चलेगा आगे, हम यहाँ पर इस सेंटर को लेकर इसका रेडियस निकालकर बात को एंड करना चाह रहे हैं। और हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो सर्किल है इसका यहाँ पर पी क्यू है और इसका सेंटर हम लिख रहे हैं ये ए टी स्क्वायर कामा 280 3t स्क्वायर कामा 6t है और यहाँ पर इट इज 3/t स्क्वायर कामा -6/t है। इसका जो सेंटर है वो सेंटर दिस प्लस दिस बाई 2 होगा, तो हम लिखेंगे 3t स्क्वायर प्लस 3/t स्क्वायर बाई 2 कामा दिस प्लस दिस दैट इज 6t माइनस 6/t डिवाइड बाई 2। और यहाँ से जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये z पर, z नहीं कहेंगे, z तो एक यूजुअल नोटेशन है, हम इसको z हटाकर कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहेंगे। ये जो लाइन है ये जो लाइन है इसको हम कहेंगे x इज इक्वल टू -3। तो यहाँ का आई रोट रॉन्ग हियर, यहाँ पर टच करेगी, ये x इज इक्वल टू -3 है, x इक्वल टू -3 है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका रेडियस होना चाहिए, तो ये x इज इक्वल टू -3 पर इसका रेडियस होगा, तो हम यहाँ पर देखेंगे रेडियस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ दिस, देन आई कैन से यहाँ पर लिखिएगा दैट इज 3t स्क्वायर प्लस 3/t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 मॉडुलस इज द रेडियस। और इन दोनों का जो डिस्टेंस है लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड that will be the diameter। लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टी याद है, तो यस हमें मालूम है पी क्यू इज इक्वल टू ए इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू यहाँ पर 3 है और यहाँ पर हम t प्लस 1/t लिखेंगे, ये डायमीटर है, इसका हाफ विल बिकम द रेडियस, देयरफॉर आई वांट टू यूज इट हियर, आई विल से हियर इट इज 3/2, it is t plus 1/t का whole square। Now easily I can solve this to get the values of t। यहाँ पर कोई नेगेटिव होने का चांस है नहीं और यहाँ पर 3/2 है और यहाँ से 3 कैंसल होगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू, ये 2 कैंसल है, ये भी t स्क्वायर है, ये 1/t स्क्वायर है और यहाँ पर प्लस 2 है, ये दोनों बराबर हो गए हैं। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं इसको रेडियस निकालने के लिए हम यहाँ पर इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे ऑन दिस, तो ये सेंटर से ये डिस्टेंस, ये जो हो गया रेडियस। नाउ आई हैव टू सी दैट इट इज टचिंग। अगर ये रेडियस मिल गया तो अब हम इसका डायमेट्रिक फॉर्म लिखेंगे। इसका डायमेट्रिक फॉर्म लिखने के लिए क्या लिखोगे, फॉर्मूला आई वांट टू राइट दैट इज x माइनस x1 दैट इज x माइनस x2। क्या है ये डायमेट्रिक फॉर्म है, ये x1 x2, इसी तरह से y माइनस y1 और y माइनस y2 है इज इक्वल टू 0 है। ये अप्लाई करिए, यहाँ से जो सेंटर मिलेगा वो सेंटर ये सेंटर को बराबर कर दीजिएगा, आपको वहाँ से t की वैल्यू मिलेगी। थोड़ा सा टीडियस होगा, इसका सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन में भी आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और वहाँ से आंसर मिल जाएगा। आई होप यू विल डू दिस। जो भी हमारे स्टूडेंट्स कलेक्ट करके लाए हैं आज के लिए, आज शाम के लिए इतने सारे क्वेश्चंस कलेक्ट करे हैं, इन सब को हम धन्यवाद देते हैं। इनका पेशेंस, इनके हमारे बीच में जो रिलेशन है, हमारा जो प्यार है, उसकी वजह से वो लोग लाकर हमको क्वेश्चन दिए हैं
और इसके सॉल्यूशंस कुछ दिन में मिल ही जाएंगे आपको, वहाँ पर भी देखना अपने जो भी सॉल्यूशंस है एग्जैक्टली मैच होने वाले हैं। और आगे अब एडवांस की तैयारी भी चालू कर दीजिएगा। एडवांस के टेस्ट पेपर्स अपना अटेम्प्ट करिए और रिवीजन बहुत ही अच्छी तरह से करिए। जितने भी एडवांस के पेपर्स 11th और 12th के आप लोग ने किया है उनमें से क्वेश्चंस बनाइए और इन क्वेश्चंस को और कुछ भी डिफ़िकल्टी है तो मुझसे आके डाउट क्लास में मिलिए, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। आइए इस सवाल में क्या है, ये अगेन LCD का क्वेश्चन है। ये एक मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए इसको मॉडरेट हम कह रहे हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बार बार आ चुका है, एक 3 टाइम्स तो आ चुका है, अपनी शीट के एक्सरसाइज में भी है और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में भी है। अब यहाँ पर हम ग्राफ का यूज करेंगे और ये नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट्स के बारे में भी बात करेंगे। व्हाट इज नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट? Without going to the definition of limit existing, without going to the definition of derivability by using first principles, I will use the graph and tell it is not differentiable or it is differentiable. अगर मान लीजिएगा कोई ग्राफ आपका ऐसा बन गया तो हम कहेंगे ये पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। If you are getting a smooth point, then I can say that the graph is differentiable. Yes, the function, the graph of the function, from the graph of the function I can say the function is differentiable. Correct. Let us come to this one. Now tell me, what do you say regarding the cos x? Yes, what do you say regarding the cos of plus minus x? I can say this is cos x. Cos x is always a smooth curve. Cos x is differentiable, no doubt on this one. Do you have any doubt on this? Quadratic, I can easily say irreducible quadratic factor x square plus 1, ये हमेशा पॉजिटिव और हमेशा डिफरेंशिएबल होगा, स्मूथ कर्व है। अब रही बात ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन के बारे में अब हम बात कर रहे हैं। ये एक्सप्रेशन के बारे में हम यहाँ से कंक्लूड करेंगे, इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 2। एक अल्फा एक ऐसा पॉइंट है, वो 2 है, वो यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, और बीटा पर भी नॉन डिफरेंशिएबल है। ये बीटा को फाइंड आउट करना होगा। ये 2 पर नॉन डिफरेंशिएबल है, बताइएगा अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, इफ आई से हियर इट इज माइनस ए एक्स प्लस 2, अगर ये नॉन डिफरेंशिएबल है तो हम कब कहेंगे इसके मॉडुलस को नॉन डिफरेंशिएबल? अगर हम यहाँ पर इसके ग्राफ को देखें, ग्राफ में भी लाइक दिस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2, I can easily say graph may be like this. क्या ऐसा ग्राफ अगर मॉडुलस निकाले तो क्या कोई शार्प पॉइंट मिल रहा है? नो। मतलब ये तो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। मतलब ये क्वेश्चन का जो ग्राफ है ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन का ग्राफ कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट करना ही चाहिए। हम यहाँ पर इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है और कह क्या रहे हैं, इसका मॉडुलस निकालने पर 2 पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है। अगर इसका मॉडुलस निकाले तो हम इसको ऐसे कहेंगे, ये ग्राफ ऐसा होगा, तो हम देखेंगे ये पॉइंट 2 होगा, ये पॉइंट जाने क्या होगा नहीं मालूम। अब उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका एक इक्वेशन बना दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 2, वो उसका एक रूट 2 होगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स
प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका एक रूट x इज इक्वल टू 2 होगा। यहाँ पर पुट करें अगर तो ये होगा क्या, यहाँ से 4 होगा माइनस 2a होगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम देख सकते हैं 2a इज इक्वल टू 6 होगा, a इज इक्वल टू 3 होगा, a इक्वल टू 3 यूज करेंगे और इसका हम अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। a इक्वल टू 3 यूज करें तो बड़ी आसानी से आप इसके फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यू शुड रिमेंबर द फैक्टर्स ऑफ दिस, यू कैन इजीली से फैक्टर्स, 9th क्लास में पढ़े हैं। फैक्टराइजेशन मेथड x माइनस 2 x माइनस 1। चलिए आइए हम यहाँ पर इसके फैक्टर्स को हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, ये x माइनस 2 और यहाँ पर x माइनस 1। अब इसका मॉडुलस निकालकर हम यहाँ ग्राफ ड्रॉ करें अगर तो आपको दिखाई देगा कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। अगर ये ग्राफ बन रहा है तो ये पॉइंट क्या है, ओ 1 है, ये 2 है। बताइएगा in terms of smooth and sharp, is it a smooth curve or it is a sharp? You can say it is a sharp. अगर ये शार्प एड्ज है, ये शार्प पॉइंट है तो ये नॉन डिफरेंशिएबल है। अगर ये नॉन डिफरेंशिएबल है तो उसका मतलब क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू क्या है। जरा एक बार पीछे चलकर देखेंगे। अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पर देख रहे हैं ये 2 है, ये 2 इज अल्फा, तो और एक पॉइंट जो है वो बीटा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये अल्फा है और ये बीटा है। अब हमें अल्फा कामा बीटा से डिस्टेंस निकालना होगा, दैट इज 2 कामा 1 से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना होगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं ये पॉइंट से ये डिस्टेंस निकालना होगा 12, 5 and 10. You can easily get the answer if you take alpha is 2, 24, beta is 1, that is 5. तो 24 और ये 15 divided by 12 square plus 5 square, you will get 13. You will get the answer here something like this. I hope आंसर निकालने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और with this we conclude this session, we conclude these solutions. Whatever we have obtained, we have all tried to put in front of you. Let us wait for few days. As soon as NTA releases the solutions, we will see, cross check. Till then, don't lose, don't skip, just keep on studying for the next test. That the next test is the next session, next test is the advanced test. उसके लिए तैयारी जारी रखिएगा और ये क्वेश्चन जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसको ज़रूर रिवाइज करिए, आपको इससे बेनिफिट होगा। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी तो आप अपने सभी फ्रेंड्स को, जितने भी जानने वाले हैं, इन सब तक हमारी बात पहुंचाइए। अगर इनमें से आपको कुछ भी कमी लगी, कुछ सॉल्यूशन कम लगा या कुछ शॉर्टकट मिला या कुछ भी है तो वो हमको बताइएगा, दूसरों को मत बताइए। हमारी कमी हमको बताना हमारे लिए बड़ी खुशी है और हमारी तारीफ दूसरों के पास करना ये सबके लिए अच्छी बात है, रेजोनेंस के लिए अच्छी बात है। जय हिंद, जय रेजोनेंस।